सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आईएसएलएम मॉडल के एपिसोड 3 के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है इसके 2 पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप उन वीडियोस को जो है देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आज की वीडियो में आपको जो है कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट के साथ किस तरीके का रिलेशन होता है, आईएस कर्व जो है क्या होता है, कैसे ड्राइव होता है, किस तरीके से वो बनता है, कौन को, जैसे हमने एक पैनल के अंदर हमने उसको देखा था। तो कई सारी चीज़ें हमने जो है लास्ट 2 वीडियो के अंदर हमने कवर कर ली है। तो मेरे भाई आप लास्ट 2 वीडियो को जो है ज़रूर देख के आइएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आईएस कर्व जो होता है इसका स्लोप, और ख़ासकर जो पूछा जाता है इसके शिफ्ट होने के रीजंस बताइए। आईएस कर्व जो है कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है और कब जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई आईएस कर्व जो है ना डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिफरेंट 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी इनकम का जो लेवल होता है, एक ऐसा कर्व जो इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन को शो करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट कह लीजिए, जीडीपी कह लीजिए, या राष्ट्रीय आय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। एक ऐसा कर्व जो इन दोनों के बीच में रिलेशन को शो करता है उसको जो है हम आईएस कर्व कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस कर्व के हर एक पॉइंट पे अर्थव्यवस्था क्या होती है, संतुलन में होती है। जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उससे भी मैंने आपको समझाया था। और एस इज इक्वल टू आई, उससे भी मैंने आपको समझाया था। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लोप की। देखिए स्लोप जो है वो कहता है, ये इस बात पे निर्भर करता है या ये दर्शाता है कि जो ब्याज दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर परिवर्तन होने से उसके अंदर परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय जो है उसमें कितना बदलाव हुआ है। मतलब कि जो आईएस कर्व का जो स्लोप है वो प्रॉपर मेनली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि ये इन्हीं दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन को शो करता है। तो हमने जब कर्व बनाया कल, इस तरीके से आईएस कर्व हमने सीखा कि इस तरीके से नेगेटिव स्लोप वाला जो आईएस कर्व होता है भाई, इस तरीके से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और राष्ट्रीय आय के साथ जो है विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है वो घटेगा, वो घटती है तो वो बढ़ेगा, ये इसका रिलेशन होता है। तो कहता है, मैंने आपको ये बताया था कि अभी तो ये इस तरीके का बन गया, हमने जो कल कल कर्व बनाया था वो इस तरीके का बन गया। लेकिन कब आईएस कर्व फ्लैटर बनता है और कब आईएस कर्व स्टीपर बनता है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि अगर आईएस कर्व जो है वो स्टीपर स्टीपर का मतलब होता है अधिक ढलान वाला। स्टीपर कब बनता है, कहता है इसका मतलब ये होता है कि जब ब्याज दर में अगर परिवर्तन होगा तो उससे राष्ट्रीय आय में जो है बहुत ज़्यादा कम बदलाव होगा, उसके अंदर उतना चेंज जो है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। और फ्लैट कब होगा, कहता है फ्लैट का मतलब होता है कम ढलान वाला। फ्लैट जो है तब होगा जब ब्याज दर में अगर थोड़ा सा भी अगर चेंज आएगा ना, ब्याज दर में अगर थोड़ा सा भी अगर चेंज आएगा तो उससे राष्ट्रीय आय में जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। राष्ट्रीय आय जो है वो बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो जाएगी। इसको जो है, ये तो अभी हमने थोड़ा थ्योरेटिकल लैंग्वेज पढ़ ली, थोड़ा बुक लैंग्वेज पढ़ ली। इसको हम जो है प्रॉपर ग्राफ से प्रॉपर ग्राफ से जो है हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। जो कल मैं आपको ग्राफ समझा रहा था उसका लिंक जो है इससे है। तो आईएस कर्व का मेरे भाई फ्लैट होना या स्टीप होना वो टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से आपकी जो राष्ट्रीय आय है, आपके जो आउटपुट है, आपकी जो इनकम है, उसमें कितना चेंज हुआ है। अगर कम चेंज हो रहा है तो स्टीप बनेगा, और अगर ज़्यादा चेंज हो रहा है तो मेरे भाई फ्लैट बनेगा। इस चीज़ को हम जो है प्रॉपर ग्राफ से जो है एक एक चीज़ हम जो है ग्राफ से जो है समझने वाले हैं।
सबसे पहले हम समझने वाले हैं सबसे पहले हम समझने वाले हैं ये वाला डायग्राम जो है, सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक है? ये वाला डायग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल 4 पैनल हमने बनाए हुए हैं, ठीक है? तो इस वाले ग्राफ के अंदर सबसे पहले आप अगर गौर करेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? और ये हमने ले रखा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है जी? ये आपका 40 है, ठीक है? और ये आपका 120 है, ठीक है? तो अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, तो 8 पे मेरे भाई इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 8 पे मेरे भाई इन्वेस्टमेंट जो थी, वो थी आपकी 40, ठीक है? अब क्या हुआ, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से फॉल हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से फॉल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6%। तो उसी 6% पे अब इन्वेस्टमेंट जो है, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है? अब इन्वेस्टमेंट जो है वो है मेरे भाई आपकी 120। कितनी है? 120। मतलब इंटरेस्ट रेट सिर्फ 2% के फॉल होने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 80 का उसमें 80 का जो है चेंज आ रहा है, ठीक है जी? उसमें 80 का जो है चेंज आ रहा है। अब इसी डायग्राम को जब मैं नीचे ली तो इन्वेस्टमेंट का हो गया, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में 80 से चेंज आया। अब इसी को जब मैं सेविंग पे लेके आऊँगा, इसी को जब मैं सेविंग पे लेके आऊँगा, तो जो चीज़ मेरे भाई पहले यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे आ जाएगी, 120 पे आ जाएगी सेविंग, ठीक है? सेविंग भी अब कितनी हो जाएगी? 120, क्योंकि दूसरा पैनल क्या दिखाता है? दूसरा पैनल दिखाता है I इज इक्वल टू एस। कल वाली वीडियो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से ये लाइन नीचे आती है, यहाँ से ये लाइन नीचे आती है, तो कल वाली अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो I इज इक्वल टू एस 120, उस 120 की इनकम पे, उस 120 की सेविंग पे मुझे कितनी इनकम की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है इतनी इनकम की, ठीक है? इतनी इनकम की ज़रूरत है। इस इनकम को यहाँ से ऊपर ले जाइए, इस इनकम को यहाँ से ऊपर ले जाइए, तो ये आ गया आपका ये लेवल ऑफ इनकम। ये लेवल ऑफ इनकम आपको जो है चाहिए 120 की इन्वेस्टमेंट या 120 की सेविंग करने के लिए, ठीक है? तो फिर ये इनकम कर्व इसके लिए देखेंगे, इतनी यहाँ से इनकम क्या हो गई, यहाँ से इनकम जो पहले 8 पे आपकी 100 इनकम थी, अब वो मेरे भाई 100 से कहाँ पहुँच गई है? वो मेरे भाई 100 से पहुँच गई है आपकी 240। कहाँ पहुँच गई है आपकी? 240, ठीक है? इसको अभी मैं पूरा छोटा में भी करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मतलब कि यहाँ पर इस वाले पैनल के अंदर, तो ये जो हमारे पास जो कर्व बन के आया, ये जो कर्व बन के आया, ये जो कर्व बन के आ रहा है आपके पास, ये वाला, ये हो गया आपका IS कर्व, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थी आपकी 8, 6, 4, 2, और ये लेवल ऑफ इनकम था 100, 120, 240, ठीक है? ये लेवल ऑफ इनकम था। तो जो कर्व पहले इस तरीके से बन रहा था, वो कर्व अब आपका इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2% के फॉल होने से 80 का चेंज आया। तो ये वाला जो ग्राफ है इसको कहते हैं मोर रिस्पॉन्सिव। क्या है ये मोर रिस्पॉन्सिव का ग्राफ है। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वाला बताया था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाला बताया था। और अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि ये वाला क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो इलास्टिक है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है मेरे भाई इलास्टिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है? तो जब मैंने आपको बताया जब इन्वेस्टमेंट इलास्टिक होगी तो इन्वेस्टमेंट IS कर्व भी कैसा होगा? IS कर्व भी इलास्टिक ही होता है। इलास्टिक का मतलब हो गया फ्लैटर। क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया फ्लैटर। देखिए ये हरा वाला, ये अब की बार इन्वेस्टमेंट कर्व है, इसको फ्लैटर शेप कहते हैं, ठीक है? और सिमिलरली आप देखेंगे IS कर्व भी जो है,
आईएस कर्व भी जो है वो कैसा बन रहा है, आईएस कर्व जो है वो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट जैसा ही बन रहा है। ठीक है, तो आईएस कर्व भी फ्लैटर बनता है जब इलास्टिक इन्वेस्टमेंट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। इलास्टिक बोला है मैंने, इलास्टिक। ठीक है, और जब अभी दूसरा केस जब पढ़ेंगे, अभी दूसरा केस जब पढ़ेंगे, जब इन्वेस्टमेंट जो है, जब इन्वेस्टमेंट जो है इन इलास्टिक होती है, जब इन्वेस्टमेंट इन इलास्टिक होती है तो आईएस कर्व भी जो है, आईएस कर्व भी जो है वो इन इलास्टिक जो है बनता है। इन इलास्टिक का मतलब होता है, इन इलास्टिक का मतलब होता है स्टीपर। स्टीपर जो है आपका आईएस कर्व जो है बनता है, वो अभी मैं दूसरे वाले पैनल में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसको आपको छोटा करके मैं दिखा देता हूं जिसमें आपको चारों पैनल जो है अच्छे से दिखे। तो अब देखिए चारों पैनल अब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। तो जब अब अगर इसको हम पूरा एक इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो भाई जब 8 था रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था तो मेरे 40 था। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा हो गया 6, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा हो गया 6, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरी इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ पहुँच गई, 120 पे पहुँच गई। ठीक है, अब उस 120 की इन्वेस्टमेंट पे सेविंग भी कितनी होगी, इस पॉइंट पे सेविंग भी जो है 120 होगी। उस 120 की सेविंग के लिए मुझे कितनी इनकम की ज़रूरत है, इतनी इनकम की ज़रूरत है। तो मेरी इनकम बढ़ के जो इनकम मेरी पहले 80 थी, ये देखिए इसको मिलाइए ज़रा, ये 40 इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, ये वाली पहले इसको मिलाइए, 40 इन्वेस्टमेंट थी तो 40 सेविंग थी। 40 सेविंग पे, 40 सेविंग पे मेरी जो इनकम थी, 40 पे मेरी जो इनकम थी वो कितनी थी, 40 पे ये वाला एक पैनल पूरा कर लीजिए पहले, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक पैनल पूरा कर लीजिए पहले। तो ये मेरी थी इनकम 100। ठीक है, अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, 8 से कितना हो गया, 8 से हो गया 6, तो 6 से इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई, सीधा 40 से 120 पहुंच गई, सेविंग 120 पे आ गई। 120 के लिए अब मेरे को कितनी इनकम की ज़रूरत है, इतनी इनकम की ज़रूरत है। और इतनी इनकम मतलब ये वाली, जब आप ये लाइन नीचे लेके जाएंगे, ये लाइन जब आप नीचे लेके जाएंगे तो ये लाइन है 240 की। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इनकम 240। ठीक है, तो ये एक पैनल आपका, ये वाला, ये एक पैनल आपका ये पूरा हो गया दूसरा। तो मेरे भाई 100 से सीधा सीधा क्या हुआ, 100 से सीधा आपका जो है 240 पे पहुंच गई, सिर्फ 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट में। मतलब ब्याज की दर सिर्फ 2% से कम होने से आपकी लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो मोर सेंसिटिव थी इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट में। इसलिए इस तरीके का हमको जो है ग्राफ देखने के लिए मिलता है, फ्लैटर। अब इसी ग्राफ में आ जाइए, इस वाले ग्राफ पे देखिए, ये लेस रिस्पॉन्सिव का ग्राफ है। ठीक है, इसको हम जूम करके, पहले जूम करके देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये आपका लेस रिस्पॉन्सिव का ग्राफ है। मतलब कि जब 8 थी, जब 8 थी तो भाई मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो थी मेरी यहाँ पे 40। ठीक है, अब जब क्या हुआ, ये चेंज हो गई, ये जो है चेंज हो गई 2% से, जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 8 है, ये 6 है। ये जब 2% से चेंज हो गई तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है यहाँ। जो पहले चीज़ 40 थी वो अब जो है मेरे भाई सिर्फ हो गई 60। कितनी हो गई, 60। ज़्यादा चेंज जो है, ज़्यादा चेंज जो है नहीं आया, क्योंकि ये लेस रिस्पॉन्सिव का, ये लेस रिस्पॉन्सिव का जो है ग्राफ है। अब जब ये 40 से ये 60 हो गई, अब मैं जब इस ग्राफ को, अब जब मैं इस ग्राफ को नीचे लेके आऊँगा तो मेरी सेविंग भी जो है, मेरी सेविंग भी जो है मेरे भाई कितनी हो जाएगी, मेरी सेविंग भी जो है वो हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी क्या कहते हैं, मेरी सेविंग भी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 60। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आइए नीचे, फिर इतनी इनकम की मेरे को नीड है, और फिर इस वाले को जो है ऊपर ले जाइए। तो यहाँ पे जो है मेरी इनकम कितनी आ गई, 120। जो चीज़ पहले कितनी थी, 100, वो कितनी हो गई, 120। तो अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं, छोटे में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, छोटे में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहले पुराने वाला पैनल पूरा कीजिए। पुराने वाले पैनल में 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। ठीक है, कि 8% की
8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, ठीक है। तो 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको थोड़ा और छोटा कर दीजिए। अब देखिए, जब 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी यहाँ पे, उस पे इन्वेस्टमेंट थी आपकी 40। तो अगर मैं पहले पुराने वाला पैनल अगर मैं पूरा करता हूँ, 8% पे 40 थी आपकी इन्वेस्टमेंट, इस लाइन को नीचे ले आइए, ठीक है। सेविंग आपकी 40 हो गई। सेविंग 40 पे मेरे को इनकम की जो नीड थी वो थी आपकी 100, ये 100 यहाँ पे है, ठीक है। उस 100 लेवल ऑफ इनकम के लिए, उस 100 लेवल ऑफ इनकम के लिए ये मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, ये मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, ठीक है जी। ये मेरा एक पैनल हो गया, 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे 100 मेरी नेशनल इनकम थी। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो गया मेरे भाई आपका 6%, 2% से गिर गया, ठीक है। तो उससे अब मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 60, 60 को नीचे ले आइए, सेविंग मेरी कितनी हो गई 60। उस 60 की सेविंग को बनाने के लिए मुझे इनकम की जो नीड है वो यहाँ से, जब आप इस लाइन को यहाँ से नीचे लेके जाओगे तो ये आ रहा है आपका, इस लाइन को 120, और ये इनकम वाली लाइन को ऊपर ले जाइए, ये आ गई आपकी 120, ठीक है। 120 ये हो गया आपका दूसरा पैनल। तो सिर्फ 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब ये 8 से 6% हो गया, तो मेरे भाई ये आपकी 100 से सिर्फ 120 हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लेस रिस्पॉन्सिव का जो है आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जब ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये वाला जो ग्राफ है ये आपका मोर रिस्पॉन्सिव का है, ये वाला जो ग्राफ है ये आपका लेस रिस्पॉन्सिव का है, ठीक है। ये क्या है? ये वाला है इलास्टिक, इलास्टिक बोला मैंने, इलास्टिक, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये वाला है आपका इन इलास्टिक, ठीक है। अब एक होता है परफेक्टली इलास्टिक और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पे परफेक्टली वर्ड नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो जब परफेक्टली इलास्टिक होगा, ध्यान से सुन लीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट में परफेक्टली इलास्टिक है। तो परफेक्टली इलास्टिक के अंदर जो ग्राफ बनता है वो बनेगा इस तरीके से, आई जो है वो बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, आई जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अगर अगर भाई इन्वेस्टमेंट परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक है तो आईएस कर्व भी परफेक्टली इलास्टिक बनता है। नोट करके कहीं भी लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब जब परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, जब परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो इन्वेस्टमेंट कर्व कैसे बनेगा? तो इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा इस तरीके से, और आईएस कर्व भी जो है वो बनेगा आपका इस तरीके से। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो आईएस कर्व की जो शेप होती है वो किस तरीके की होती है बताइए। तो मेरे भाई जब परफेक्टली इलास्टिक होगा तो भाई इस तरीके का बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये बात आपको भेजे में और कॉपी में दोनों जगह जो है नोट करके रख लेनी है। मतलब कि इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो मेरे भाई टोटली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे इसका फ्लैटर होना और स्टीपर होना जो है मैटर करता है। ये आपको आपको पता होना चाहिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहला फैक्टर है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो फैक्टर है अगला वो है एमपीसी। क्या है? एमपीसी। एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपकी इनकम जो है बढ़ती है तो बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन आप कंज्यूम करोगे, बढ़ी हुई इनकम का आप कितना पोर्शन जो है कंज्यूम करोगे, उस चीज को जो है एमपीसी कहते हैं। तो अगर एमपीसी की वैल्यू कम है तो अगर एमपीसी की वैल्यू कम है तो भाई
कैसा बनेगा? स्टीप बनेगा। अगर एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा है तो कैसा बनेगा? फ्लैट बनेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। सिमिलरली एमपीएस की अगर बात करें तो ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो। ठीक है, तो अगर एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टीप बनेगा और अगर कम है तो फ्लैट बनेगा। सिमिलरली एक होता है मल्टीप्लायर जिसको के कहते हैं। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है, ये 12th में भी आपने 12th की टर्म्स हैं ये सारी। निवेश गुणक इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो निवेश गुणक क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से, इनकम में चेंज होने से आपका इन्वेस्टमेंट में कितने टाइम्स जो है चेंज आया है। तो इसका सेम जो सी का होता है, अगर के की वैल्यू कम है तो स्टीप, अगर ज़्यादा है तो फ्लैट बनता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक होता है एमआरटी, एक होता है एमपीएम, एक होता है एमपीआई। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कम है, आ सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कम है तो स्टीप बनता है, ज़्यादा है तो फ्लैट बनता है, और ये दो सिमिलर है। ठीक है, लेकिन मेन आपको जो है क्या ध्यान रखना है? मेन आपको ध्यान रखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने सिर्फ फ्लैटर और स्टीपर ही पढ़ा है। अभी तक हमने सिर्फ फ्लैटर और स्टीपर ही पढ़ा है। फ्लैटर और स्टीपर जो है वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो तो आपको सिर्फ स्लोप बता रहा है। लेकिन एग्जाम में जो थ्योरेटिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वो पूछा जाता है इसके राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने के रीज़न बताइए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके दाईं ओर और इसके बाईं ओर खिसकने के रीजंस। ठीक है, तो मेरे भाई, अगर आपको ध्यान हो अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्लास 12th के अंदर भी पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर होती है। अगर मैं टू सेक्टर मॉडल की बात करूं तो टू सेक्टर मॉडल के अंदर सिर्फ होता है सी प्लस आई, जिसमें केवल उपभोक्ता और उत्पादक होते हैं। अगर मैं थ्री सेक्टर की बात करूं तो उसमें गवर्नमेंट और जुड़ जाती है। अगर मैं फोर सेक्टर की बात करूं, ठीक है, तो उसमें एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये एक हमने समीकरण पढ़ी थी क्लास 12th के अंदर। ये फोर सेक्टर की समीकरण होती है। ठीक है, इसको हम जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। ए डी इज इक्वल टू, टू सेक्टर में होता है सी प्लस आई, थ्री सेक्टर में होता है सी प्लस आई प्लस जी, और फोर सेक्टर के अंदर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब निर्यात माइनस आयात। ये जो हमने एक समीकरण पढ़ी थी क्लास 12th के अंदर, इसको आप समग्र मांग के घटक कह सकते हो। ठीक है, इसको आप समग्र व्यय कह सकते हो। ये चार घटक होते हैं किसके? आपके, ये आपके घटक होते हैं समग्र मांग के। अब यही जो फैक्टर है, यही आईएस कर्व को या तो राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यही सारे के सारे जो है फैक्टर हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईएस कर्व क्या है? आईएस कर्व जो है वो गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम को शो करता है। ठीक है, वो गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम को शो करता है। अब मेरे भाई, मतलब जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई के, वहीं तो इक्विलिब्रियम आता है। तो कब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कब घटेगी, उसी से इसका राइटवर्ड शिफ्ट होना और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आईएस वक्र जो है वो दाईं ओर का मतलब होता है राइटवर्ड। ठीक है, वो राइटवर्ड शिफ्ट होने का रीजन क्या है? किसी भी ब्याज दर पर, ठीक है, किसी भी ब्याज दर पर, मतलब इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट को छोड़कर अगर किसी भी अदर फैक्टर के अंदर चेंज आ जाए तो उससे राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ी या घटी, वो बढ़ गई, मतलब राइटवर्ड में बढ़ गई। ठीक है, तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले कहता है सरकारी व्यय। ठीक है, जब सरकार अपने खर्चे को बढ़ाती है तो कुल मांग बढ़ती है, इससे उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो आईएस का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर सरकार टैक्स घटा दे, टैक्स घटने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे उपभोग और निवेश इन दोनों में क्या होती है? वृद्धि होती है, आईएस का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। निजी निवेश, यदि कंपनियां अधिक निवेश करने लगती हैं, जैसे कम ब्याज दरों या भविष्य में अधिक लाभ की आशा के कारण, तो कुल मांग जो है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये और भी कई सारे रीजन लिखे हुए हैं इसके। ठीक है, निर्यात में वृद्धि हो जाए। ठीक है, निर्यात में वृद्धि हो जाए, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है
ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये जो था ना, सी बढ़ जाए, आई बढ़ जाए, जी बढ़ जाए, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, और ये है निर्यात, निर्यात बढ़ जाए और आयात घट जाए, ठीक है, ये याद रख लीजिए। ये सारे फैक्टर्स होते हैं इसको राइटवर्ड शिफ्ट करने के। उपभोग में, ठीक है, उपभोग में जो है, उपभोग में जो है मेरे भाई क्या हो जाए, उपभोग में जो है इसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए, इसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए आपको ज़रा थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, आपको ज़रा थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि जो सी होता है इसमें ना दो चीज़ें होती है। एक होता है आपका, एक होता है आपका सी बार, आपने 12th में पढ़ा था। एक होता है आपका सी बार, ठीक है, और एक होता है आपका एक होता है आपका डेल्टा सी कह लीजिए, ठीक है। सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस, ठीक है, और डेल्टा सी का मतलब होता है, डेल्टा सी का मतलब होता है कि जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी थी उपभोग फलन की, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम ऑटोनोमस कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये तो स्वायत्त उपभोग और ये होता है प्रेरित उपभोग। स्वायत्त वो होता है जो आपकी लेवल ऑफ इनकम से फ्री होता है, ठीक है, और प्रेरित वो होता है, प्रेरित वो होता है जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप उपभोग कितना बढ़ाते हो। तो इसमें दो होते हैं, सी बार प्लस डेल्टा सी बार, इसमें भी दो होते हैं, आई बार प्लस यहाँ पे भी आप कह सकते हो डेल्टा आई, ठीक है, इसमें भी दो होते हैं, हर इसमें दो दो होते हैं, डेल्टा जी प्लस प्लस जी बार, ऐसा कह सकते हो, इन सब में दो दो होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो ये सारे के सारे रीज़न हैं किसके, राइटवर्ड शिफ्ट होने के। इसी का उल्टा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के हैं। ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये होता है। तो ये घट जाए, ये भी घट जाए, ये भी घट जाए, ये भी घट जाए, लेकिन ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, तो ये इससे क्या हो जाएगा, इससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यही सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। सरकारी व्यय में कमी, करों में वृद्धि, कर वाला उसमें नहीं है इक्वेशन में, तो कर कर बढ़ाने वाला लिख सकते हैं। निवेश में कमी, निर्यात में कमी, उपभोक्ता के विश्वास में गिरावट। तो ये सारे रीजन हैं लेफ्टवर्ड के, और वो सारे रीजन हैं, ठीक है, जहाँ पे वृद्धि है वहाँ कमी कर दीजिए, कम जहाँ कमी है वहाँ वृद्धि कर दीजिए, ठीक है जी। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट से क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट से क्या होगा, कौन कौन से रीजन है। सबसे पहला है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब सी बार, ऑटोनोमस का मतलब सी बार की बात कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया सी में दो चीजें, तो सी बढ़ने का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर घटेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। दूसरा क्या रीजन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब आई बार, ठीक है, आई बार, अगर आई बार अगर बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, अगर घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो राइटवर्ड, अगर घटेगा तो लेफ्टवर्ड। फिर है टैक्स, फिर है टैक्स, अगर टैक्स, अगर टैक्स घटेगा, अगर टैक्स घटेगा तो राइटवर्ड, और अगर टैक्स बढ़ेगा तो लेफ्टवर्ड, ठीक है। फिर है ये वाला देख लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, तो निर्यात बढ़ने से राइटवर्ड, घटने से लेफ्टवर्ड, आयात घटने से राइटवर्ड और बढ़ने से लेफ्टवर्ड, ठीक है। ये 6 रीज़न तो आपको पता ही होने चाहिए, ये 6 रीज़न तो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड के रीज़न पूछेगा ही पूछेगा। एग्ज़ाम में राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड के रीज़न पूछता ही पूछता है। तो मेरे भाई आपको राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड के रीज़न जो हैं वो बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। 6 मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ये यहाँ पे यही लिखे हुए हैं, कोई अलग चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। वह घुमा फिरा के लैंग्वेज वही है, रीज़न ये मैंने आपको शॉर्ट में समरी दे दी है, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इस इमेज को आप भेजे में फिट कर लीजिए। तो ये कंप्लीट आपका जो है मेरे भाई आईएएस कर्व था, आईएएस कर्व। अभी आपने जो है सिर्फ आईएएस कर्व के बारे में पढ़ा है। आईएएस कर्व क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका स्लोप फ्लैटर स्टीपर कब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, कैसे ये काम करता है, कब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आई होप आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एक-एक कर्व मैंने आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा डीपली मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट इस चैनल पर हम जो है 4th सेमेस्टर की जो है इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी कोई भी मिस ना हो जाए, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जो है आप प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है अगले टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।